नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर हर जगह जो है काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रही है और इसी में काफी ज्यादा जो है कैंडिडेट में उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। बात कपिल सिब्बल से लेकर संजय राउत तक की अगर करें तो हर जगह जो है कैंडिडेट में काफी ज्यादा जो है उलटफेर देखने के लिए मिल रही है और महाराष्ट्र में भी इसका काफी ज्यादा सियासी असर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है जिसमें तीन जो है पार्टियों की मिलीजुली सरकार है, जिसमें कांग्रेस जो है बाहर से एक प्रत्याशी को खड़ा कर देती है, जिसके बाद कांग्रेस में नाराजगी देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन सभी के बीच एक बार फिर से संजय राउत शिवसेना के नेता जो है एक बार फिर से सुर्खियां बिटोर रहे हैं और इस बार मुद्दा एक बार फिर से उनकी बयानबाजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को टाला जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर शिवसेना के नेता संजय राउत इस तरीके की मांग क्यों कर रहे हैं? आखिर वो क्यों चाहते हैं कि चुनाव को और टाला जा सके? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम समझ लेते हैं। देश के कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को जो है वो चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनावों को टालने की मांग की है। संजय राउत ने चुनाव की तारीखों को टालने का कारण नेताओं की खरीद फरोख्त होने की आशंका को बताया है। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके नेताओं को खरीद सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावी माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है और अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके भाजपा आज के वक्त में खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है और यही कारण है कि संजय राउत चाहते हैं कि राज्यसभा जो चुनाव है उन्हें टाल दिया जाए। ये पहली बार नहीं है। इस तरीके से आपको बताएं कि कई बार जो है चुनाव को हारने के डर से टालने की कोशिश हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेती नजर आई थी। उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए थे और ये कहा था कि चुनाव की तारीख जल्द से जल्द तय करें और चुनाव तय समय में किया जाए। अब यही नहीं, आपको बताया कि जिस तरीके से अगर इस वक्त कश्मीर में भी हालात है जो पलायन देखने के लिए मिल रहा है, आज के वक्त में ये भी एक मुद्दा बन चुका है केंद्र सरकार को घेरने के लिए। कल अरविंद केजरीवाल कश्मीरों के लिए उनका दर्द जाग गया था, जो कि कश्मीर फाइल्स मूवी पर उनके दर्द का अट्टहास बना रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। वो भी कल कश्मीर को लेकर, वहाँ के हिंदुओं को लेकर उनका भी दर्द कल झलक रहा था। तो आज संजय राउत की भी अगर बात करें तो उन्हें भी अचानक से जो है अब कश्मीरी हिंदुओं की याद आने लगी है और वो भी इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार पे आज के वक्त में निशाना साधने के लिए या उन्हें घेरने के लिए यही एक मुद्दा बच चुका है इनके पास। बता दें कि शिवसेना के नेता और संजय राउत ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला था। संजय राउत ने कहा था कि जो हालात 1990 के दशक में थे वही स्थिति कश्मीर घाटी में फिर से लौट रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में आतंकवादी घाटी के कई कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को निशाना बना चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि कश्मीर में आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जो 1990 के दशक में देखने के लिए मिली थी। बीजेपी कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की बात और जो है हिंदुओं के नाम पे वोट हासिल करना, जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने से लोगों के जीवन में कोई सुधार जो है नहीं देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि जैसे कश्मीर को लेकर हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में गुरुवार को एक आतंकी हमले में एक बैंक मैनेजर को मार दिया गया, 2 शिक्षिका को भी मार दिया गया, एक आर्टिस्ट को भी मारा गया। काफी ज्यादा जो है टारगेट किलिंग देखने के लिए मिल रही है और इस मामले को देखते हुए, जो इसकी गंभीरता को देखते हुए अमित शाह और अजीत डोवाल जी के साथ जो है एक मीटिंग हुई थी और इस माहौल को सुधार करने के लिए और पलायन को इस वक्त वहाँ रोकने के लिए सारे जो स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सियासी हलचल तेज होते हुई नजर आ रही है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में से लेकर काफी ज्यादा मतलब सियासी हलचल जो है देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए तकरीबन 22 साल बाद मतदान हो रहे हैं और निर्दलीय विधायकों के वोट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यानी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये राज्यसभा का चुनाव महाराष्ट्र के लिए, इससे ही आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में 22 साल बाद मतदान की स्थिति बन रही है इस वक्त महाराष्ट्र में। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर बाकी दलों का गणित ही बिगाड़ दिया है। बीजेपी जोर लगा
लगा रही है कि उनके तीनों उम्मीदवार राज्यसभा जाए। उनके पास अपनी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के लिए 22 वोट है, वहीं शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के लिए 14 वोट है। बीजेपी के पास 7 निर्दलीय समेत 113 विधायकों का समर्थन है। इस तरह से तीसरे उम्मीदवार के लिए उनके पास कुल वोटों की संख्या 29 हो जाती है। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट ने किस हद तक महाराष्ट्र में सियासी पारा को चढ़ा दिया है और साथ ही साथ इससे कितनी ज्यादा परेशानी का सामना महाविकास आघाड़ी की सरकार या यूं अगर अलग करके बात करें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। वहीं सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार के पास 169 विधायकों का समर्थन का दावा कर रही है, जिसमें शिवसेना की अगर हम बात करें तो जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर 152 विधायक है, 8 निर्दलीय और 8 अन्य छोटी पार्टियों के विधायक इसमें शामिल हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टी को छोड़कर शिवसेना उम्मीदवार के लिए 27 अतिरिक्त वोट रहेंगे। अगर निर्दलीय छोटे दलों के चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया तो यह संख्या 42 पहुंच जाएगी। ऐसे में शिवसेना के उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। अगर बीजेपी कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने में सफल रही तो मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो सकता है और इस बात की जानकारी शिवसेना के नेता संजय राउत को भलीभांति है और यही कारण है कि शिवसेना के नेता संजय राउत जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव है उसे टाला जा सके। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों अपने सभी उम्मीदवारों को जीतने का दावा कर रही है। दावा कितना सच है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार खतरा उठाने के लिए तैयार हैं और इससे पहले अजीत पवार के साथ शपथ लेकर खतरा उठाया था, लेकिन तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वहीं रणनीतिकार कहते हैं कि इस बार फडणवीस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, इसीलिए उन्हें चित कर पाना इस बार शिवसेना के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि वह तीसरी सीट जीत कर दिखाएंगे। फडणवीस ने आत्मविश्वास से शिवसेना और कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। शिवसेना ने तो अभी से ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में जोर आजमा रहे हैं। नाम वापसी का दिन बीत जाने पर अब मुकाबला तय हो चुका है और इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे में देश के कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हलचल बढ़ गई है। 15 राज्यों के राज्यसभा के 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव टालने की मांग की है और इस दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने चुनाव की तारीख को टालने का कारण नेताओं की खरीद फरोख्त होने की आशंका बताया है। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं की खरीद फरोख्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावी माहौल को खराब करने में लगी हुई है क्योंकि यही एकमात्र लक्ष्य जो है वो भाजपा का है, क्योंकि संजय राउत समझ चुके हैं कि भाजपा के तीसरे उम्मीदवार उतार देने के बाद से मामला जो है काफी ज्यादा टफ हो गया है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है, राज्यसभा से लेकर कौन कौन से कैंडिडेट है, कितने सालों बाद जो है मतदान हो रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से कितनी सीटें हैं, किसके पास कितने विधायक है और किस तरीके से ये पूरा गेम पलट सकता है और इन सब के बीच संजय राउत आखिर क्यों इस चुनाव को टालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।